मुख्तसर से मैं बात करूँ और उसके बाद मैं आप लोगों के सवालात में आप लोगों के जहन में जो सवालात आ रहे हैं वो आप लोग पूछ लो। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पर किसी ने अटैम्प्ट दी हुई है? पहले आपने दी हुई है और किसी ने अटैम्प्ट नहीं दिया है? आपने दी हुई है? कितनी पहली अटैम्प्ट थी? कब दी है? 22 में दी है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? अच्छा चलो, थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं बताता हूँ। मैंने कराची यूनिवर्सिटी से फार्मेसी फार्म डी किया, ठीक है, और मैं अपनी जो क्लास है ना उसका नालायक तरीन बच्चा था। क्लास का क्या, मैं अपने कॉलेज का भी नालायक तरीन बच्चा था, ठीक है। और ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, मैं वाकई नालायक था कि मतलब पढ़ाई तो मैं करता ही नहीं था। CSS का जब मुझे पता चला, काफ़ी लेट पता चला। जब पता चला तो मैंने कहा यार चलो इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर तैयारी की, बस अल्लाह ताला ने उसके अंदर कामयाबी दी, लेकिन इट वाज नॉट इजी। मतलब 12-12 घंटे मुझे पढ़ना पड़ा है। और लेकिन जो उसका एंड रिज़ल्ट था ना, साइड में रखो, वो वर्थ इट था अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मेरी फैमिली में माशाल्लाह सारे डॉक्टर्स हैं और सारे बाहर हैं, ठीक है। और मैं ख़ुद भी कुछ अर्सा बाहर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान आया हूँ, मैंने आके यहाँ पर तैयारी की है, CSS के अटैम्प्ट दिया है और मतलब मुझे लगता है कि इट वाज़ द राइट डिसीजन। मैंने सही किया। अगर आपके अंदर वो पैशन है कि यार मुल्क के अंदर कुछ चेंज लाना है, प्रेस्टीज का अगर आपको वो है कि यार इज़्ज़त लेगेसी क्रिएट होती है, एक डिफरेंस क्रिएट होता है, तो दिस इज़ द एग्ज़ाम फॉर यू, ठीक है ना। अगर आप वो मेहनत कर सकते हो, पढ़ सकते हो, इतनी मोटिवेशन है आपके अंदर कि यार कर सकते हो। देखो होना ना होना ये अलग चीज़ है, लेकिन मेहनत जो है ना ये आपके हाथ में है। अगर वो मेहनत कर सकते हो तो फिर CSS के रास्ते को चुनो, ठीक है, क्योंकि एंड में रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त है। कभी मेरे दफ्तर कोई आप में से आए, देखोगे वर्दी वाले बहुत सारे खड़े होते हैं। मैं IRS में हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे आपको वर्दी वाले खड़े हुए नज़र आएंगे। बहुत सारे 70-80 लोग स्टाफ नज़र आएंगे, पानी पिलाने वाले, चाय पिलाने वाले, बहुत सारे आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ये जो इज़्ज़त है ना, ये उस लंबी जर्नी के बाद मिलती है जिसमें वो 12-12 घंटे 16-16 घंटे आपने पढ़ा है, ठीक है। ये उसके बाद मिलती है, ठीक है। इतनी अगर मेहनत कर सकते हो, जान मार सकते हो, तो डिसीजन लेना CSS का, ठीक है। ये मैं बिल्कुल तुम लोगों से खुल के बात कर रहा हूँ, इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि अपना टाइम नहीं ज़ाया करना, ठीक है। और अगर देना है तो फिर पूरी जान मार के और पूरा जो है ना फोकस होके सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा के देना। मैंने जब पेपर दिए थे तो घर पे किसी को नहीं पता था कि मैंने CSS का एग्ज़ाम्स दिए। मेरी वालदा को भी नहीं पता था। और क्यों नहीं पता था? पहली दफ़ा मैंने अटैम्प्ट दी, मेरा इस्लामियत फ़ेल हो गई। इस्लामियत फ़ेल हो गई, ठीक है। किसी का नहीं फ़ेल होता, मेरा इस्लामियत फ़ेल हो गई, सही है। तो बाद में अच्छा मैंने किसी एकेडमी से तैयारी नहीं की थी। उस ज़माने में कराची के अंदर इतनी अकेडमीज थी नहीं। आई पास इन 2016। उस ज़माने में सिर्फ एक अकेडमी होती थी, कैप्स। तो वहाँ से मैंने पढ़ा नहीं। तो जब मैंने अटैम्प्ट दी और इस्लामियत फ़ेल हुआ तो मुझे लगा कि यार ये मुझसे गलती हो गई, क्योंकि मैंने इस्लामियत उर्दू में अटैम्प्ट किया था। ऐसा नहीं है इस्लामियत को उर्दू में अटैम्प्ट करने से जो है ना वो बच्चे लाजमी फ़ेल ही होते हैं, लेकिन होता ये है कि जब आप इतने सालों से तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश की, और अचानक पेपर के दिन जाके आप उर्दू में लिखना शुरू कर दो तो जाहिर है कहाँ से आपसे लिखा जाएगा। तो मेरे साथ भी यही हुआ। तो उससे मुझे ये पता चला कि यार इस्लामियत मैंने इंग्लिश में लेना है, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप जब एकेडमी ज्वाइन करते हो या कोई भी किसी भी एकेडमी में जाओ, किसी भी टीचर के पास जाओ, तो आपको ये छोटी छोटी मिस्टेक्स बताता है कि यार ये मिस्टेक्स नहीं करना वरना फेल हो जाओगे, ठीक है। क्वालिटीज़ ऑफ दोज हु क्वालिफाई: हार्ड वर्क। सुपर इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ाई के अंदर अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आई एम एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। बहुत आपकी ज़बरदस्त अंग्रेज़ी होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आपको कोई स्कॉलर PhD बहुत ही इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत नहीं है। एक आप एवरेज आदमी हो, एवरेज लेडी हो, अगर आपके अंदर एक ग्रिट है कि आप करना चाहते हो तो फिर आप कर जाओ, ठीक है। एक चीज़ चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, और मोटिवेशन ज़ाहिर है हार्ड वर्क लेके आइए अपने साथ।
लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स इन दिस प्रोसेस, वेयर टू बिगिन। बहुत सारी मिस्टेक्स हैं जो कि मुझे फ़ील होता है कि मैं अवॉइड कर सकता था अगर मेरे पास सही गाइडेंस होती। मैंने खुद तैयारी की है। देखो, एक दफ़ा मैं बैठ के अपनी मार्कशीट एनालाइज कर रहा था। रोज़ाना 2 पेपर होते हैं ना। सुबह के पेपर्स में मेरे नंबर हमेशा ज़्यादा थे, दोपहर के पेपर्स के अंदर मेरे नंबर कम आ रहे थे। 2-3 नंबर का फ़र्क आ रहा था लेकिन कम आ रहे थे। तो क्यों, ये क्या रीज़न थी? मैंने कहा यार, दोपहर में आप थके हुए होते हो ना, सुबह से आपने 3 घंटे का पेपर दिया, फिर मेंटल इतना प्रेशर होता है, आप थक जाते हो, तो लाजमी दोपहर तक पहुँचते पहुँचते आप थक जाते हो। तो मैंने उसका इंतज़ाम ये किया, भाई एनर्जी बार, स्नैक्स वगैरह अपने साथ लाजमी रखो, ठीक है। फिर इस तरह से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, एक मार्क्स जो है ना, एक मार्क आपका है वो इम्पॉर्टेंट है। हर पेपर के अंदर 5 सवाल होते हैं, ठीक है, आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। उन 5 सवालों में से हर एक सवाल में आपने एक एक्स्ट्रा नंबर ले लिया, तो एक पेपर में आपने 5 नंबर एक्स्ट्रा ले लिया। अब उन 5 को मल्टीप्लाई करो 12 से, 60 नंबर आपके ऊपर आ गए। 60 नंबर अगर आपने एक्स्ट्रा ले लिए सिर्फ एक नंबर करके, तो आपका स्कोर, आपका ग्रुप कहाँ से कहाँ चला जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं होता कि CSS के अंदर सारे बैठे हुए जो फेल होते हैं वो सारे नालायक होते हैं, या सारे, सबको पता नहीं, सबको पता होता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, ये सबको नहीं पता होता है। ये आप अवॉइड कर सकते हो। ये मैंने थ्रू एक्सपीरियंस सीखी है और बहुत सालों की मेहनत के बाद सीखी है, जो आप लोग अवॉइड कर सकते हो। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो कि प्रोसेस के अंदर होती हैं और वो हम अवॉइड करेंगे इंशाल्लाह। हाउ टू कवर अ सब्जेक्ट, आई वुड सजेस्ट यू, आपके पास ये है सबके पास, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसके फटाफट जवाब दे दूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के क्वेश्चन ले लूँगा, ठीक है। नहीं है किसी के पास तो हम गोना रिपीट द क्वेश्चंस और फिर मैं उसके ऊपर अपने थॉट्स दे दूँगा। हाउ टू कवर अ सब्जेक्ट, आई वुड सजेस्ट स्टार्ट विथ पाकिस्तान अफेयर्स। आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट विथ पाकिस्तान अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है ना, वो बाय द टाइम यू रीच आप अटैम्प्ट के तक जाओ ना, तो करंट अफेयर के टॉपिक्स चेंज हो जाते हैं, ड्रास्टिकली चेंज हो चुके होते हैं, नई बुक्स आ चुकी होती हैं, ठीक है। उन जो टॉपिक्स के अंदर उसके अंदर नया एडिशन हो चुका होता है, ठीक है। बहुत सारी रेलिवेंट चीज़ें इरेलीवेंट हो चुकी होती हैं। तो आई वुड सजेस्ट, और प्लस पाकिस्तान अफेयर्स के साथ जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, रोज़ाना अखबार पढ़ रहे हो, तो करंट अफेयर्स तो आपका वैसे ही ऑलरेडी कवर हो रहा है ना। तो आई वुड सजेस्ट यू टू स्टार्ट विथ पाकिस्तान अफेयर्स, 1 कंपल्सरी एंड 1 ऑप्शनल, प्लस इंग्लिश रोज़ाना, ठीक है। इसमें ग्रामर 1-2 महीने अपनी ग्रामर सीधी करो, ठीक है। वर्ब के साथ, एडजेक्टिव के साथ जो फॉर्म्स आनी है, ING आना है, नहीं आना, सेंटेंस करेक्ट कैसे बनने, इसके ऊपर काम करो। और उसके बाद स्टार्ट करो राइटिंग, और कम से कम 6 महीना 8 महीना आप लोगों ने लिखना है। 40 से 50 ऐसेज आप लोगों ने लिखे होने चाहिए, ठीक है। देखो, मैं हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई तुम लोगों को ना सपने नहीं दिखाऊंगा, तो ताकि तुम लोगों का टाइम ना वेस्ट हो। अभी तुम सारे जो यंग हो, और आई इमेजिन कि तुम लोग इतना टाइम निकाल के अपने घरों से यहाँ पर आए हो, तो किसी मकसद के लिए आए हो, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि तुम लोगों को सच पता हो। तो मेहनत, बेतहाशा मेहनत है, मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगा। और अगर तुम लोगों ने अगले साल की अटैम्प्ट देनी है तो तुम लोग ऑलरेडी लेट हो गए, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने अगले साल की अटैम्प्ट देनी है तो सारी चीज़ें, ये फेसबुक, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये सारी चीज़ें बंद करना, साइड में करना, रिश्तेदारों को बोलना भाई अल्लाह हाफ़िज़ 6-8 महीने के लिए, और किताबों को लेके बैठ जाओ, ठीक है। 6 घंटा कम से कम भी जो है ना रोज़ाना तुम लोगों ने अभी स्टार्ट कर देना, अगर तुम लोगों ने ये साल की अटैम्प्ट देनी है, सही है। हाउ टू प्रिपेयर क्वालिटी मटेरियल, अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार फलाने के नोट्स लेके पढ़ लो। मुझे लगता है कि बुक्स का कोई नेमुल बदल नहीं है। बुक्स पढ़नी चाहिए, लाजमी पढ़नी चाहिए। नोट्स वगैरह पढ़ने से नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना कारआमद चीज़ है। बुक्स पढ़ो, बुक्स हम लोग जो सजेस्ट करेंगे वो पढ़ना, ठीक है ना, वो आपके काम आएगी। हाउ टू रीड न्यूज़पेपर, पहला सफ़ा पढ़ो डाउन का, इंटरनेशनल का सफ़ा पढ़ो, एडिटोरियल पे आओ, तीनों एडिटोरियल सबको पता है ना। एडिटोरियल में नहीं पता सबको, अच्छा कुछ लोगों को नहीं पता। अखबार है यहाँ पर किसी के पास?
एडिटोरियल का सफ़ा होता है बीच में, अखबार के बीच में। कौन से नंबर पे होता है? 6 पे। डॉन अखबार, डॉन पढ़ते हैं सारे एस्पिरेंट्स, डॉन पढ़ते हैं। डॉन का सफ़ा नंबर 6 पे लेफ़्ट पे आप देखोगे 3 एडिटोरियल्स होते हैं, ठीक है। वो अखबार का जो एडिटर है वो रोज़ाना लिखता है 3, वो पढ़ने हैं। वो कैसे पढ़ने हैं? डिक्शनरी लेके बैठो, उसकी सिर्फ ये नहीं देखो कि यार इस लफ्ज़ का मतलब मुझे नहीं आता तो इसका मैं मतलब देख लूँ, और वो भी उर्दू में नहीं, इंग्लिश में देखो। और उसके साथ उसकी वो ये देखो कि वर्ड वो कैसे क्रिएट कर रहा है, वर्ड फॉर्म कैसे कर रहा है, वो लिख कैसे रहा है, एक सेंटेंस कैसे क्रिएट कर रहा है, उस सेंटेंस को कॉपी करने की कोशिश करो, ठीक है। और उसके थॉट्स और ओपिनियंस जो है ना, ज़्यादा उसके ऊपर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो तो उसके थॉट्स ओपिनियंस लो, वो किस तरह से वो एक न्यूट्रल, अनबायस्ड, एक बैलेंस्ड व्यू दे रहा है, एक लॉजिकल व्यू आपको दे रहा है। वो एक बात कह रहा है जिससे आप एग्री ना करते हो, लेकिन उस बात के पीछे एक लॉजिक है, ठीक है, जिसको आप रिफ्यूट कर सकते हो लेकिन लॉजिकली, तो वो उसकी लॉजिक है उसकी बात के पीछे, उसको पढ़ो। मैं सजेस्ट करूँगा कम से कम आधे से 1 घंटा उन 3 एडिटोरियल्स के ऊपर लगाओ। फिर उसके साथ साइड में जो है कुछ आर्टिकल्स होते हैं उनको भी पढ़ो। इंटरनेशनल का सफ़ा पढ़ो, और बैक पे जो पीछे सबसे अखबार के पीछे होता है सफ़ा वो पढ़ो। तो कम से कम 1 से 2 घंटा आप रोज़ाना अखबार की रीडिंग पे लगाओ, ठीक है। आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, आपके व्यूज़ भी इम्प्रूव होंगे, और आपकी करंट अफेयर की तैयारी होती रहेगी इसके साथ साथ। हाउ टू कवर अ टॉपिक इन 360। अच्छा, ये जो चीज़ है ना, ये मैं बताऊँगा क्लास के अंदर कि किस तरह से हम लोग जो है ना टॉपिक को प्रॉपर्ली कवर करेंगे। ये मैं क्लास में बताऊंगा। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ योर सीएसएस जर्नी। मेरी सीएसएस जर्नी ऐसे थी कि जनाब एक दिन मैं मैच देख रहा था, पास आउट होने के बाद की बात है। एक दिन मैं मैच देख रहा था इंडिया पाकिस्तान का, और मेरे मामू ने मुझे कहा कि सीएसएस कर लो। और अब मेरी फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं, मुझे डॉक्टर नहीं बनना, ठीक है। तो आई वॉज काइंड ऑफ लॉस्ट। तो उन्होंने कहा सीएसएस कर लो। मैंने कहा सीएसएस क्या होता है? उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली में किसी ने कभी सीएसएस नहीं किया, ना पता है किसी को, ना क्लास में किसी को पता था। तो मामू ने कहा मुझे नहीं पता, तुम देखो। तो मैंने जाके सीएसएस फोरम, एक वेबसाइट है, एक फोरम है, आई एम श्योर आप लोगों ने नहीं पता तो जाके लाजमी देखो सीएसएस फोरम को। csforum.com.pk आई थिंक एड्रेस है, लाजमी जाके चेक करना। वो जाके मैंने चेक किया, और उस पर पता चला कि अच्छा सीएसएस नाम की एक चीज़ होती है, और ये ग्रुप्स होते हैं, और ये उसके अंदर पैटर्न होता है, और ये होता है। वो मैंने स्टार्ट किया। मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, हम दोनों ने साथ तैयारी स्टार्ट की, और मार्च या अप्रैल के अंदर हमने तैयारी स्टार्ट की और अटैम्प्ट दी। और उसमें हम लोग ये करते थे कि प्रेसी और ऐसे लिखते थे और सीएसएस फॉरम के ऊपर ही डाल देते थे, और वहाँ पर ही कोई मेंबर होता तो वो चेक कर लेता था। तो इस तरह से हमने तैयारी की, रिज़ल्ट पेपर दिए, और बस आराम से बैठ गए कि जैसे इंटर के अंदर किया या यूनिवर्सिटी के अंदर किया कि भाई पेपर दिए, अब जब मेहनत की है, पढ़ाई की है, पेपर सही गए तो पास भी हो जाएंगे। ऐसा ही होता है ना, आप पढ़ाई करते हो, पेपर्स यूनिवर्सिटी के अंदर आप फेल तो नहीं होते हो, आप जब पढ़ाई करते हो, पेपर अच्छे जाते हैं तो पास ही होते हो। तो बस पेपर दिए और पास होने का सोच के बैठ गए आराम से, हाथ पीछे करके आराम से सुकून से रिलैक्स कर रहे हैं। रिज़ल्ट आया तो फेल हैं। अच्छा भाई फेल किस में? इस्लामियत में। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, लेकिन फिर लगा कि यार इस्लामियत तो चलो है, अगले साल दोबारा दे देंगे तो हो जाएगा। अगले साल दोबारा दिया, ज़बरदस्त स्कोर आया, सब कुछ आया, ऐसे के अंदर फेल 10 नंबर से। आई थिंक 30 या 35 थे मेरे, 40 पासिंग चाहिए होते हैं, और मैं फेल था ऐसे के अंदर। आई वॉज बैफल्ड। वजह ये थी कि मुझे लगने लग गया था कि यार मेरी इंग्लिश अच्छी खासी हो गई है। मैं डॉन अखबार के अंदर लिखना शुरू हो गया। डॉन के अंदर जहाँ पर एडिटोरियल्स होते हैं उसके साइड में बराबर वाले सफ़े पे लेटर्स टू दी एडिटर होते हैं। तो डॉन में या ट्रिब्यून में जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो, आपको शौक होता है यार, आप आपके ओपिनियंस हैं तो आप उनको वॉइस भी करो। तो फेसबुक के अलावा मतलब लगता था कि यार डॉन में भी लिखेंगे, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में भी लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, छपेगा तो खुशी भी होगी और पता भी चलेगा कि इंग्लिश उस लेवल पे आ गई है। अच्छा वो रोज़ाना ऐसा होता था, आधे घंटे में बैठ के मैंने लैपटॉप पे एक आर्टिकल लिखा, भेज दिया, 2-3 दिन बाद वो पब्लिश हो गया। मुझे लगा यार लेवल तो आ गया है, प्रेसी के अंदर 70 नंबर आए हुए हैं, तो ऐसे में कैसे फेल हो सकते हैं। भारत फेल हो गया। और मैं साइड में मैं जॉब कर रहा था अपनी ना, जो तीसरी अटैम्प्ट थी ना वो मैंने ऐसे दिए कि मैं पॉडकास्टिंग पे जॉब करता था। तो सुबह 5 बजे उठता था, 3 महीने रह गए थे 16 के अटैम्प्ट में। सुबह 5 बजे उठता था, 5 से लेके 7 बजे तक पढ़ाई करता था। 7:20 पे ऑफिस की गाड़ी आती थी, 7:20 पे ऑफिस की गाड़ी में बैठ के 8:30 तक पॉडकास्टिंग पहुंचता था।
सुबह 8:30 से लेके रात को 9 बजे तक मैं ऑफिस में होता था, वहाँ से निकलता था, 10 बजे घर आता था, 10 या 10:30 आई थिंक इस तरह से, और फिर रात के 1 बजे तक बैठ के पढ़ता था। तो ये स्मार्टफोन मैंने लिया था, पहली बार ज़िंदगी स्मार्टफोन लिया था पढ़ाई के लिए। तो खाते हुए पीते हुए सफ़र में जाते हुए मेरे पास स्मार्टफोन होता था और वो इंटरनेट का पैकेज लिया था, उसके ऊपर पढ़ता हुआ जा रहा था। मैं पागल हो गया था पढ़ाई के लिए, ठीक है, बिल्कुल दीवाना हो गया था पढ़ाई को लेकर। 3 घंटे की 4 घंटे की नींद होती थी। तो मैंने तीसरे अटैम्प्ट में घर पे नहीं बताया कि मैं पेपर दे रहा हूँ, वालदा को भी नहीं पता था। सुबह उठता था, मेरे मैनेजर को मैंने बताया था 1 हफ़्ते की छुट्टी चाहिए होगी। उसने कहा यार क्या करोगे, मैंने कहा CSS के अटैम्प्ट देनी है। उसने कहा चलो ठीक है 7 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ। मैंने कहा तो पेपर से 1 दिन पहले मैंने छुट्टी ली और फिर ये हुआ कि सुबह उठा, वालदा को लगा कि मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और मैं गया जनाब पेपर देने। जब पेपर हो गए सारे और उसके बाद रिज़ल्ट का टाइम आया, जिस दिन रिज़ल्ट आया तो उस दिन जब मेरा पास हो गया तो मुझे कंफर्म नहीं था कि मेरा रोल नंबर क्या है। तो मैंने घर पे फ़ोन किया कि अब मेरा वो बैग के अंदर वो रोल नंबर का वो होगा। तो फिर तब घर वालों को पता चला कि मैंने पास कर लिया। तो ये है, देखो यार मुश्किल है, सही है, मैं तुम लोगों को कोई झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन बहुत ही एवरेज लोग जो है ना, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोगों ने CSS किया हुआ है। हम लोग कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं है, कोई टॉपर्स नहीं है, ऐसा नहीं है वहाँ पर टॉपर्स नहीं है, वहाँ पर ज़बरदस्त टॉपर्स भी हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि सब किस्म के लोग हैं, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन है, सारे जो है ना वो मोटिवेटेड थे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मैट्रिक से तैयारी कर रहे थे, और इतने ज़बरदस्त ज़हीन लोग भी थे जिन्होंने 6 महीने के अंदर वो पास कर लिया, ठीक है। वो बाहर से पढ़ के आए हुए लोग भी थे, किंग्स कॉलेज के भी थे और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के भी थे, और वहाँ पर जो है ना थर से भी लोग आए हुए थे, मतलब ऐसी जगहों से आए हुए थे आपने शायद नाम भी ना सुना हो, मैंने नहीं सुना हुआ था। जो मेरा रूममेट था वो बहुत ही एक दूर दराज इलाके से आया हुआ था, बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से था, और वहाँ पर सर्विंग फेडरल सेक्रेटरीज़ के, मिनिस्टर्स के बच्चे भी थे। तो मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स के लोग आते हैं, ठीक है ना। सबकी जो प्लेइंग फील्ड है ना वो सेम नहीं होती है, ठीक है। किसी को ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, किसी को बचपन से अच्छी इंग्लिश की कोचिंग मिल जाती है, किसी को अच्छा स्कूल मिल जाता है, किसी को मतलब इतनी पैसे होते हैं कि वो कोचिंग ले सके, गाइडेंस ले सके, 10 चीज़ें होती हैं। किसी के घर के अंदर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, उनको मिल जाता है, लेकिन सब में एक चीज़ कॉमन होती है, वो मोटिवेटेड होता है, ठीक है। तो इफ़ यू आर मोटिवेटेड इनफ देन डू इट। ज़बरदस्त चीज़ है। एवरी डे जब मैं ऑफिस जाता हूँ आई मेक अ डिफरेंस एंड आई फील गुड, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं गवर्नमेंट सर्विस के अंदर इतने पैसे नहीं बनते, ज़ाहिर है, अगर मैं किसी प्राइवेट सेक्टर में तो ज़्यादा बनाता, लेकिन एवरी डे यू क्रिएट डिफरेंस एंड यू फील गुड। एवरी डे पीपल कम टू यू एंड थैंक यू फॉर योर सर्विस एंड एवरीथिंग दैट यू डू फॉर दैम। इफ़ यू वांट टू बी दैट पर्सन गो फॉर इट, बट हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। कोई सवाल? हाँ भाई, नाम बताओ पहले, बात सब्जेक्ट सिलेक्शन के बारे में कुछ गाइड करते हैं, जैसे कि आपका बैकग्राउंड भी नहीं रहा है सब्जेक्ट के हवाले से प्रिपरेशन नहीं कर रहा। देखो मैंने ज्योग्राफी रखा था इस वजह से क्योंकि मेरे दोस्त ने ज्योग्राफी उठाया हुआ था, उसने मुझसे पहले अटेम्प्ट दी हुई थी और उसने वो पढ़ा हुआ था तो वो मुझे समझा सकता था, मैंने इसलिए ज्योग्राफी उठाया। ब्रिटिश हिस्ट्री मैंने रखा था इस वजह से क्योंकि वो 200 नंबर का था, एक दूसरा मुझे हिस्ट्री पसंद था, दो तीसरा ये कि वो करंट अफेयर्स में मुझे काम आ सकता था, ऐसे राइटिंग के अंदर मुझे एग्जाम्पल्स वगैरह चाहिए वो ब्रिटिश हिस्ट्री से मैं दे सकता था और वो वाकई मेरे काम आया। तीसरा मैंने रखा था साइकोलॉजी, मेरा मेडिकल का बैकग्राउंड था, साइकोलॉजी मुझे समझ में आ रही थी, इंटरेस्टिंग चीज़ थी, इंटरेस्टिंग है, स्टडी में इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सबसे रखा था। लेकिन 14 और 15 में तो ये था, 16 के अंदर वो सारा चेंज हो गया, ठीक है। 16 के अंदर ना मेरे पास टाइम था क्योंकि वो सारा सब्जेक्ट चेंज हो गया। अक्टूबर में आई थिंक रिजल्ट आता है, ऐसा ही है ना, अक्टूबर में रिजल्ट आया, वो सारा सब्जेक्ट भी चेंज हो गया था तो मुझे नए सब्जेक्ट्स उठाने पड़े। मैंने उठाया इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल रिलेशंस, आई थिंक ये 2 सब्जेक्ट और एक और शायद कोई एक सब्जेक्ट था, वो मैंने उठाया। वो मैंने जहांगीर की टॉप 20 की बुक होती थी उनसे किए थे और इंटरनेट से किए थे, ठीक है। गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी बिल्कुल नया सब्जेक्ट था,
बिल्कुल नया सब्जेक्ट था, उसको फिर मैंने किया था और मैंने इंटरनेट से किया था और ज़बरदस्त रहे मेरे वो सब्जेक्ट्स, वो मेरे सब्जेक्ट काम आ गए मेरे। ये था सब्जेक्ट सिलेक्शन, हमेशा वो करो जिसके अंदर बैकग्राउंड है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है ना, वो करना। बैकग्राउंड नहीं था ना मेरा, तो जब ही तो मैंने उठाए वो सब्जेक्ट जिसके अंदर मेरा इंटरेस्ट था या मुझे उसमें गाइडेंस मिल रही। ज्योग्राफी में मुझे गाइडेंस मिल रही और ज्योग्राफी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, एज अ सब्जेक्ट मुझे इंटरेस्टिंग लगा पढ़ने के बाद। मेरे दोस्त ने ये कहा कि एक हफ्ता पढ़ के देखो, अगर समझ नहीं आए तो छोड़ देना। मैंने पढ़ के देखा, मुझे अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग था, मैंने पढ़ा, मुझे हेल्प मिली उससे, मैंने बुक से पढ़ा था सारा। दूसरा सवाल जी। स्कोरिंग ट्रेंड बहुत मैटर करता है। देखो एक साल जो है ना ऐसे को हिट करता है, एक साल प्रेसी को हिट करता है। इस साल पिछले साल किसको हिट किया है? पिछले साल ऐसे प्रेसी को, आई थिंक प्रेसी को हिट किया है। प्रेसी को हिट किया तो इस साल मोस्ट लाइकली ऐसे को हिट करेंगे, ठीक है ना, मोस्ट लाइकली ऐसे को हिट करेंगे। ऐसे के अंदर ऐसे तो सभी जानते हैं ना कि सब ने ही लिखा होगा ना ऐसे, तो ऐसे के अंदर हेडिंग डालते हैं हाँ या नहीं? डालते होंगे ना? नहीं पक्का? आर यू श्योर? मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ऐसे के अंदर हेडिंग डाली है और वो पास थे। ऐसे में हेडिंग नहीं डालते, लेकिन जिस साल उन्होंने हेडिंग डाली है ऐसे में, उस साल ऐसे का पेपर हिट नहीं था, वो पास थे। उस साल अगर ऐसे को हिट कर रहे होते तो वो फॉर श्योर फेल होते वो लोग, लेकिन उन्हें हेडिंग्स डाली भी नहीं, उस साल ऐसे का पेपर हिट नहीं हुआ। हिट से मतलब है कि उस साल ट्रेंड ये था कि ऐसे को फेल नहीं करना, पर ऐसे को ज़्यादा फेल करना। ये प्री डिसाइडेड नहीं होता, लेकिन ये ट्रेंड है। पेपर्स के अंदर जब हम जा रहे होते हैं, ये सॉर्ट ऑफ ट्रेंड होता है, ठीक है ना, 100% नहीं होता, लेकिन ट्रेंड होता है। ट्रेंड को देखते हुए चलते हैं। स्कोरिंग ट्रेंड्स होते हैं ना, जैसे इस तरह से ये भी ट्रेंड है और ये बहुत फेमस ट्रेंड है कि एक साल ऐसे को हिट होना है, एक साल प्रेसी को हिट होना है, ऑल्टरनेट। आपका मुझे ये बताओ, आपका बैकग्राउंड क्या है? मेडिकल का। मैंने साइकोलॉजी उठाया था, मुझे बहुत मज़ा आया, ठीक है। आई वुडंट सजेस्ट यू टू गो फॉर साइकोलॉजी। एक तो मेरे ख्याल से 100 नंबर का हो गया, ठीक है, और काफ़ी वास्ट सब्जेक्ट है। गो फॉर सब्जेक्ट दैट आर स्कोरिंग, लाइक आई लॉ। इस साल का मुझे नहीं पता क्या ट्रेंड चल रहा है, मेरे साल में बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से अभी कम हो गया। और यूएस हिस्ट्री मेरे ज़माने में बहुत हिट हुआ है। यूएस हिस्ट्री तो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स उठाओ, छोटे सब्जेक्ट्स उठाओ, और वो सब्जेक्ट्स उठाओ जो आपको हेल्प कर दें और आपका उसके अंदर इंटरेस्ट बन रहा हो, ठीक है। करंट अफेयर के अंदर कोई सब्जेक्ट हेल्प कर रहा है, ज़बरदस्त। एक सब्जेक्ट पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर, और अमूमन लोग वो उठाते हैं अपना इंडो पाक हिस्ट्री। क्यों उठाते हैं? क्योंकि इंडो पाक हिस्ट्री जो है वो अच्छा खासा पाकिस्तान अफेयर्स आपका कवर कर देता है। ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स उठाओ, वो सब्जेक्ट्स उठाओ जिसके अंदर आपका थोड़ा इंटरेस्ट बन जाए, वो सब्जेक्ट्स उठाओ जिसके अंदर ट्रेंड बन रहा हो, इस तरह के सब्जेक्ट्स उठाओ। ये एक दिन में नहीं होगा, एक सेटिंग में नहीं होगा बैठ के, ये आप पेपर तक 2-4 महीने आप सोचते रहोगे, कंफ्यूज रहोगे, यार ये उठाऊँ वो उठाऊँ, ये उठाऊँ वो उठाऊँ, तो उसके बाद वो क्लैरिटी आ जाएगी। डोंट वरी, अभी सिर्फ काम करो इंग्लिश पे, एक कंपलसरी पे, इस तरह से काम करो फॉर स्टार्टर्स। जी हाँ हाँ ठीक है। फेल कौन सा था? इस्लामियत किस में था? उर्दू में, इंग्लिश में? ओके, आई एग्री विथ यू, इस्लामियत हिट होता है। मैंने उसको फिर इजी नहीं लिया इस्लामियत को। मैंने इंटर मैट्रिक, इस्लामियत 9 में होता है, मैट्रिक में होता है, जिसमें भी था यार। मेरे वो बोर्ड के अंदर मेरे बड़े ज़बरदस्त नंबर आए थे। 75 होता है, आई थिंक 72-73 इस तरह से आए थे मैंने इस्लामियात में। तो मैं बहुत ही चौड़ा था कि भाई इस्लामियात तो मेरा सब्जेक्ट है, घर का सब्जेक्ट है, मैं तो कर ही लूँगा। उर्दू में उठाऊँगा और ज़बरदस्त हेडिंग्स मारूँगा, वो 2 नीचे लाइनें मारूँगा और ओहो नंबर आएंगे ज़बरदस्त। सब लिखा था मैंने, सब लिखा था मैंने, पूरा पेपर जो है वो मैंने सजा दिया था। लेकिन उर्दू में था ना, उर्दू में था ना। जब पूरा साल आपने, पूरा साल क्या, आप ग्रेजुएशन से सारी हम पढ़ाई इंग्लिश में करते हैं, उसके बाद फिर जब उर्दू में जाके आप बैठ के, ओ हाथ इधर जा रहा होता है, लाइनें नीचे नीचे तिरछी जा रही होती है, लाइनें लिखा ही नहीं जा रहा होता।
कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के ऊपर पक्की ग्रिप रखो, मैं तो ये कहूँगा। कुछ नहीं कहा जा सकता, इसलिए तैयारी पूरी रखो, मतलब तैयारी पूरी रखो, कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरी बारी में टाउन प्लानिंग के अंदर लंदन से किसी खातून ने एमफिल किया हुआ था टाउन प्लानिंग के अंदर, शी फेल्ड इन टाउन प्लानिंग, कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ टाउन प्लानिंग, हाँ। और मेरे बराबर में रूमी था, मेरा मतलब बराबर में जो रूमी था उसने टाउन प्लानिंग रखा था, फर्स्ट टाइम, कोई बैकग्राउंड नहीं, वो जहांगीर की या पता नहीं कहाँ से उसने पढ़ा था, इंटरनेट से पढ़ा था, वो पास था और अच्छे नंबर के साथ पास था। तैयारी अपनी पूरी रखो, बाकी जो है ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं छोटी छोटी। इंग्लिश में उठाओ, मैंने उठाई थी, मैं बुक का नाम बता दूंगा तुम्हें, बुक का नाम मुझसे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। नहीं, तो किसी लेडी का नाम था, फरखंदा नूर समथिंग, फरखंदा नूर ओ ए लेवल्स वाली फरखंदा नूर, मैंने मुझसे पढ़ाई की थी। और सवाल, तुम लोगों को इंटरेस्ट नहीं लग रहा मुझे, नहीं है इंटरेस्ट सीएसएस में, तो सवाल पूछो ना यार। क्रिटिकल थिंकिंग को ओवर टाइम डेवलप होती है, ओवर टाइम डेवलप होती है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि यहाँ से कर लो तो हो जाएगी, नहीं, ओवर टाइम होगी। जिस चीज़ को भी देखो ना उसको होलिस्टिकली देखो, मतलब आई थिंक फ़िलासफ़ी किसी ने पढ़ी है नहीं, आई थिंक एरिस्टोटल का ये था कि वो जो है ना अपने दिमाग के अंदर वो एक अपनी जो उसके थॉट्स आते थे उसको वो काउंटर करता था, एक इमेजिनरी उसने डिस्कशन करता था। तो अपने माइंड में डिस्कशन करो कि ठीक है ये एक मेरा व्यू है लेकिन इसके अगेंस्ट में क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जब भी पेपर के अंदर बैठोगे, करंट अफेयर का होगा, पाकिस्तान अफेयर का होगा, जब भी सवाल को अटैम्प्ट करोगे, एक तो ये जहन में बिठा लो कि हर सवाल पे मैंने 30-35 मिनट से ज़्यादा नहीं देने, वो टाइम है 3 घंटे को डिवाइड कर दो, ठीक है। उसके बाद हर सवाल के अंदर शुरू के 5 मिनट लगाओ आउटलाइन के ऊपर, ऐसे हो, करंट अफेयर्स हो, इस्लामिया, तो कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। 5 मिनट में आपने उस सवाल की आउटलाइन बनानी है, अब रफ में ना, ठीक है, आउटलाइन बना के, और उसके बाद उसके हिसाब से जो है ना अपने सवाल को स्ट्रक्चर करना है और 35 मिनट में ख़त्म करना है उसको। हाँ सॉरी, ठीक है। डिपेंड करता है क्वेश्चन किस तरह का है। अगर उसने आपसे बहुत ही टू द पॉइंट चीज़ें पूछी हैं तो टू द पॉइंट जवाब दे दो, ठीक है। अगर वो आपसे डिस्क्रिप्टिव आंसर मांग रहे तो डिस्क्रिप्टिव दो। ईडीएस के अंदर टाइम इज़ द इज़ ऑफ एसेंस, के आपने टाइम को जो है ना उसको मेंटेन रखना होता है, ठीक है। तो ये है, मतलब इट डजंट मैटर, एक पेज, आई थिंक 1 पेजर इज़ इनफ, एक पेज का आंसर इज़ गुड इनफ। हाँ हाँ, जितना पढ़ सकते हो स्क्रीनिंग के लिए ना, आई वुड सजेस्ट यू को पढ़ो एमसीक्यूज़, वो मैं बता दूंगा कहाँ कहाँ से पढ़ना है, लेकिन पढ़ो, मैं जितना पढ़ सकते हो उसको पढ़ो। और बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि सिर्फ सीएसएस के पेपर्स नहीं, तो जितने भी गवर्नमेंट सर्विस के आते हैं ना वो दे देना, ADFIA, IB, ISI सबके देना, मैंने नहीं दिए थे, ये मैंने गलती की थी, ठीक है। वो मुझे लगता था यार सिर्फ सीएसएस है वरना कुछ भी नहीं है, फिर क्या ही करना है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना, सबके देना, वो आपकी तैयारी भी साथ साथ होती रहती है और मतलब इट्स अ गुड थिंग। हाँ सॉरी, हाँ सर जैसे कि अभी 2022 के जो पेपर होंगे हमने दिए, हाँ तो मोस्टली उन्होंने तमाम सब्जेक्ट्स का पैटर्न चेंज कर दिया और करंट अफेयर हर किसी को करंट अफेयर को लिंक करने की वजह से पॉलिटिकल साइंस बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उन्होंने उसके अंदर भी करंट अफेयर डाला और भी दूसरे दूसरे सब्जेक्ट सबमें करंट अफेयर, जैसे पाकिस्तान अफेयर का पेपर प्री पार्टीशन आता था पहले, हाँ 2-3 सवाल तो आते थे, 2 सवाल तो लगते थे, रिफॉर्म में हाँ हाँ एक भी नहीं आया, ठीक है। तो ये तो अच्छी चीज़ है ना, करंट अफेयर्स तो अच्छी चीज़ है ना, मेरा फोटे है करंट अफेयर्स, आप लोगों का भी होना चाहिए करंट अफेयर्स। करंट अफेयर तो ऐसी, अगर करंट अफेयर्स के ऊपर सवाल आ रहे हैं तो अच्छी बात है। ये तो अच्छा था, लेकिन जिनको ओपन एंडेड सवाल उनको पसंद है, ओपन एंडेड जिनको सवाल जो बच्चे कर लेते हैं, जैसे कि जिनको क्लोज एंडेड का मामला है तो उनके लिए
है वो ज़्यादा मुश्किल हो रही है। अगर आप इस स्ट्रेटजी के साथ जा रहे हो कि मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन खेल सकता हूँ क्लोज एंडेड के अंदर, या क्लोज एंडेड खेल सकता हूँ ओपन एंडेड नहीं खेल सकता, ये तो पूरी स्ट्रेटजी है ना। ये तो कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि यार अगर इस तरह के सवाल आए तो मैं ज़बरदस्त खेल लूँगा, अगर इस तरह के आए तो फिर मैं ये बैट्समैन जाता है ये कहते हैं कि अगर मैं स्पिन तो अच्छी खेल लूँगा लेकिन फास्ट बॉलिंग मुझसे नहीं खेली जाती है, फिर तो बैट्समैन नहीं हुआ ना। दोनों तरह तैयारी करनी है, ठीक है, वो करा देंगे, डोंट वरी। नहीं, मैं सजेस्ट करता हूँ लाजमी नहीं है, लोग उर्दू में लेके ज़बरदस्त नंबर लेते हैं। आप लोग अगर लेना चाह रहे हो तो ले लो, मैं सजेस्ट करता हूँ इंग्लिश में लो। उसकी वजह यह है कि आप बाकी 11 पर्चे इंग्लिश में दे रहे होते हो, ठीक है, उसके अंदर आप इंग्लिश में लिख रहे होते हो। ऐसे आप रोज़ाना बैठ के 1 साल आप इंग्लिश के एसेस लिख रहे होते हो, ठीक है, आपकी इंग्लिश ज़बरदस्त लेवल पे पहुंची हुई होती है। सपने भी आपको जो ड्रीम्स होती हैं वो भी इंग्लिश में आ रहे होते हैं, मुझे तो आते थे भाई, ठीक है, तो इंग्लिश में दो, क्या मसला है, क्या कह रहे हो, बोलो ना। मेडिकल के अंदर शेक्सपियर थोड़ी पढ़ाते हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी रट्टा मार के पास होता हूँ। बताओ। बैक टू बैक नहीं, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने गैप दिया और ज़बरदस्त, नहीं बहुत अच्छी स्ट्रेटजी थी। देखो यही बात है ना कि एक साइड वो नहीं है कि मैं सजेस्ट करता हूँ बैक टू बैक दो, क्योंकि आपकी तैयारी फ्रेश होती है, मोटिवेटेड होते हो, ठीक है ना, ये बेस्ट टाइम होता है। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद गैप नहीं लो, मुस्तकिल तैयारी करते रहो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको फील होता है कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है, वो फिर गैप देते हैं और वो कई केसेस में वो वर्क करता है। ये अगेन एक एग्जांपल है कि हमने अपने व्यूज़ के अंदर रिजिड नहीं होना है। और आपने जैसे टाउन प्लानिंग के लिए जो आपने तैयारी करी थी, वो टाउन प्लानिंग एज ए सब्जेक्ट आपने क्या सोर्सेज यूज करे? मैंने टाउन प्लानिंग नहीं उठाया था, मैंने गुड गवर्नेंस वाला उठाया था। उसके लिए आपने क्या सोर्सेज? इंटरनेट आउटलाइन मैंने उसकी ले ली थी वेबसाइट से, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से, और उन टॉपिक्स के ऊपर मैंने इंटरनेट से तैयारी की थी। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने आप शायद थे नहीं, आप शुरू से बैठे हो ना। मैंने स्मार्टफोन लिया था, सिर्फ लिया ही CSS की तैयारी के लिए था उस वक्त, और मैंने सारी तैयारी फिर इसके ऊपर की थी बैठ के। ईमेल के अंदर मैं अपने नोट्स बनाता था, ईमेल में डाल देता था, ठीक है। तो यार मेरे लिए तो ज़बरदस्त वो काम कर गया, लेकिन फिर मैं अगेन कहूँगा मेहनत शर्त है, ठीक है। और CSS जो है ना, पास अगर ना भी हो तो जो तुम्हारी पर्सनैलिटी में चेंज आता है, मतलब उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। और कोई सवाल नहीं, ऐसा कुछ नहीं, एक आध कोई फेल हो जाता है, वैसे नहीं इंटरव्यू के अंदर फेल नहीं होता है। देखो असल में हाथी जो है ना वो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट आपका क्लियर हो गया, इंटरव्यू बहुत आसान चीज़, उसके मुकाबले में बहुत आसान चीज़ है, ठीक है। और उसके बाद जो भाई लोगों का रवैया बदल जाता है, रिटन क्लियर कर लो, लोगों का रवैया बदल जाता है, बस ऐसे समझ लो कि जिसको पता चल जाए ना कि इन्होंने रिटन क्लियर किया हुआ है, ओहो जो प्रोटोकॉल मिलता है। AC साहब नहीं, उसके अलावा भी आपने रिटन क्लियर किया, अभी कोई ग्रुप नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्या बात है। मतलब आपने तो CSS किया, इतने काबिल लोग बोलते हैं आपने तो CSS किया हुआ है ना, आपको हमसे ज़्यादा पता होगा। ऐसा भी नहीं है यार, लेकिन PhD लोग होते हैं, बड़ी उम्र के लोग, 60-60 साल के लोग होते हैं, और वो कहते हैं सर आपने तो किया होगा। मैं इस वक्त AC हूँ, मैं FBR के अंदर हूँ, ठीक है, और अभी मैं DC होने वाला हूँ इंशाल्लाह। देखो 17 सारे 17 में आते हैं। देखो ग्रुप जो है ना, ये बहुत एक ग्रुप्स अच्छे और बुरे होते हैं फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन फिर अगेन मैं कहूँगा, मेरे एक दो बैचमेट्स हैं, ठीक है। एक है इंफॉर्मेशन ग्रुप में, एक बैचमेट है मेरा, वो प्राइम मिनिस्टर का इंफॉर्मेशन ऑफिसर है। जहाँ प्राइम मिनिस्टर जाता है वो उसके साथ जाता है, ठीक है। हर वक्त करीब मीटिंग्स के अंदर वो बैठा होता है प्राइम मिनिस्टर के साथ। दूसरी जो मेरी बैचमेट है इंफॉर्मेशन ग्रुप की, वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अंदर होती है। तो इंटीरियर मिनिस्टर है, वो जहाँ इंटीरियर मिनिस्टर जाता है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के साथ थी पहले, वो जहाँ जाते थे वो लोग उनके साथ इतना क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप में होते हैं, सुबह से लेके शाम तक। इट्स नॉट द इट इज़ डेफिनेटली ग्रुप्स होते हैं, लेकिन एक दफ़ा क्लियर कर जाओ,
सारे ग्रुप ज़बरदस्त हैं, कहीं किसी भी ग्रुप में लैंड करोगे ज़बरदस्त ग्रुप्स हैं हर जगह। मैं यही कहूँगा, इन्फॉर्मेशन का बता रहा हूँ, मतलब जनरली उसको 11-12 पे रेट करते हैं ना, ऐसा ही नीचे रेट करते हैं, लेकिन मतलब आप उसके शस्ते देखो, आप उसकी ज़बरदस्त चीज़ें देखो, आप कहोगे यार इससे तो अच्छा ग्रुप ही कोई नहीं है। MLCG को लोग नीचे रखते हैं, MLCG से मैं कहता हूँ 17-18 के अंदर MLCG से अच्छा ग्रुप कोई नहीं है। गेट 17 और 18 के लिए MLCG से अच्छा ग्रुप और कोई नहीं है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अब कुछ लोगों को फॉरेन सर्विस बहुत अच्छी लगती है, टॉप पे रखते हैं, कुछ लोगों को इतनी बुरी लगती है वो 12 पे रखते हैं, वो रखते ही नहीं है। तो मतलब डिपेंड करता है, आपकी पर्सनल चॉइस होनी चाहिए, आपके सर्कमस्टांसेस क्या हैं, आप घर छोड़ सकते हो, अपना शहर छोड़ सकते हो, ठीक है। ज़िंदगी में आप किस रास्ते पे जाना चाह रहे हो, सिरात मुस्तकीम पे चलना चाह रहे हो या फिर दूसरे रास्ते पे चलना चाह रहे हो, तो मतलब सब डिपेंड करता है। और कोई सवाल? हाँ, देखो DMG पुलिस के अंदर फील्ड वर्क ज़्यादा है, ठीक है, और बाकी बचा कस्टम्स और IRS का मैं बता सकता हूँ कि इसके अंदर जो है ऑफिस वर्क ज़्यादा है, फील्ड वर्क भी काफ़ी है, ठीक है। अब फील्ड वर्क IRS के अंदर अब फील्ड वर्क 2-4 सालों से काफ़ी बढ़ गया है, पहले इतना नहीं था, लेकिन ऑफिस वर्क के साथ साथ फील्ड वर्क काफ़ी बढ़ गया। बाकी MLC फॉरेन सर्विस बहुत अच्छा ग्रुप है, शहर वालों को बहुत पसंद आता है, लेकिन इट्स काइंड ऑफ अ क्लैरिकल थिंग, क्लैरिकल वर्क है थोड़ा इतना, मतलब मुझसे पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मुझे इतना मज़ा नहीं आता। देखो एम्बेसडर्स आप जाते हो लाइफ के एंड के हिस्से में जाके एम्बेसडर्स बनते हो, प्रेस्टीज है, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, बट अगेन मतलब डिपेंड करता है आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए। अगर आपको बाहर ही, मतलब अगर मेरे केस में मुझे अगर बाहर ही ट्रैवल करना था तो फिर मैं तो वैसे ही बाहर निकल जाता ना, मेरी फैमिली बाहर है, फिर मैं यहाँ पर क्या करूँ। मिक्स होता है, 3 साल यहाँ पर होते हैं, फिर 3 साल के लिए बाहर जाते हैं, फिर 3 साल दूसरे स्टेशन पर चले जाते हैं, 6 साल बाहर होते हैं, 3 साल डिफरेंट स्टेशन पर, फिर 3 साल के लिए वापस आते हैं, तो इस तरह से होता है। मतलब यहाँ पर 3 साल के लिए आते हैं तो यहाँ पर इनका एक हॉस्टल बना हुआ है मोफा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के सामने, तो सारे जितने एम्बेसडर्स हैं और जितने प्रोबेशनर्स हैं सारे एक ही हॉस्टल के अंदर के होते हैं। जी अफवाहें हैं यार, छोड़ो। तुम्हारे पास मेरिट के अलावा कोई चॉइस है तो फिर मेरिट नहीं, मेरिट ही चलता है, मेरिट चलता है। बॉयज़ का नहीं होता, बॉयज़ मतलब आर्मी बॉयज़ उनका 10% कोटा है, बाकी सारे मेरिट पे 90% मेरिट पे, 10% बॉयज़ हैं आर्मी बॉयज़, ठीक है। हाँ मैंने नहीं दिए थे ना, मैं वही कह रहा हूँ, गलती की मैंने, देने चाहिए। csforum.com.pk नहीं बहुत सारी चीज़ें हैं। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पेज फेसबुक पे है, उस पर उसको लाइक कर लो, ठीक है। और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के उसको लाइक कर लो, उसके ऊपर अपडेट्स आ रही होती हैं। मेरा अर्बन का है, हाँ अनफॉर्चुनेटली। हाँ पंजाब का है तो बहुत ही वाइट सीन है आपके साथ, क्योंकि वो बहुत ही हाई है, लेकिन अगर सिंध अर्बन का है तो उसके अंदर कोटा इतना कम है, 7.5% कोटा है, तो उसके ऊपर सीट से कम आती हैं। ऐसा नहीं है कि सीट्स होती नहीं है, सीट्स होती हैं, 40-50 सीट्स खाली जा रही होती हैं। समझने की बात ये कि अगर आपको चाहिए पुलिस, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पुलिस की सीट ही नहीं आएगी आपकी बारी, ठीक है। आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन सर्विस, सीट ही नहीं आएगी। मैंने जब CSS क्लियर किया ना, तो मैं कंपनी के अंदर एक इंटरनेशनल रेगुलेटरी अफेयर्स एक डिपार्टमेंट होता था, बस शॉर्ट में ये समझो कि जॉब थी, अच्छी प्राइवेट जॉब थी, तो मैं वहाँ पर जब मैंने CSS क्लियर किया ना, तो मैंने वो ईमेल डाली। कंपनी का CEO 18 लाख रुपए कमाता था, CEO बोल रहा हूँ, सॉरी डायरेक्टर 18 लाख रुपए कमाता था, 1 साल से मैं काम कर रहा था, कभी नहीं आके मिला। उस दिन आके मुझे मेरी सीट पे आके मिला, हाथ मिलाया, ज़बरदस्त यार, फॉरेन सर्विस में जाना। इज़्ज़त बहुत है, पैसे शॉर्ट है, इज़्ज़त बहुत है, और वो भी आप पे डिपेंड करता है। नहीं मैं सच कह रहा हूँ, ये मैं सच कह रहा हूँ, ठीक है। कोई भी ग्रुप नहीं, कोई भी ग्रुप नहीं, कस्टम्स और IRS के अंदर बहुत है।
cssforum.com.pk cssforum.com.pk मेरे बैचमेट सारे इमार के अंदर रहते हैं। यार आवाज़ ना चली जाए। मेरे बैचमेट सारे इमार के अंदर रहते हैं। इट्स द चॉइस यू मेक। ठीक है, मुझे लगता है लोगों के अंदर इतना करेज और इतनी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, इतनी डेप्थ होनी चाहिए पर्सनैलिटी के अंदर कि आप विथस्टैंड कर सकें। ठीक है, लेकिन ऑफकोर्स लोगों की अपनी कंपल्शन हो सकती है। कोई किसी बैकग्राउंड से आ सकता है, कोई किसी के लिए इतना ज़्यादा मैटर ना करता हो, किसी की फैमिली के अंदर प्रॉब्लम हो, XYZ कोई भी हो सकता है। तो वी डोंट जज पीपल, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज न्यूसेंस है जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हो। और मैं पहले दिन ऑफिस गया, टेबल में बैठा, मैं बता रहा था अपनी आपको ऑफिस में। पहले दिन ऑफिस में मैंने पहले मैं नीपा पे था 6 महीने, उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया सदर। पहले दिन ऑफिस में गया, टेबल पे बैठा, दराज होती है राइट हैंड साइड पे। आप ऑफिस अज्यूम कर जो आपका स्टाफ पता आपसे मिलता है। मैंने दराज खोली, उसमें पहली फाइल लिखी, उसके ऊपर नाम लिखा आसिफ अली सरदार। पहला केस प्रेसिडेंट आरिफ अली के बेटे हैं, ऑथराइजर आजम, उनका लॉयर मेरे पास आया, कहते हैं सर आप न्यूसेंस है। कहने का मतलब ये कि किसी ग्रुप में भी जाओ ना, XYZ ग्रुप में कहीं भी चले जाओ, मतलब रेलवेज में चले जाओ यार, रेलवे में जब अफसर ट्रैवल करता है तो उसके बाद अलग उसकी बोगी अटैच होती है। 17 ग्रेड का अफसर है यार, उसकी पूरी बोगी अटैच होती है। व्हाट नॉनसेंस लेकिन है। ठीक है, और अगर बाकी का तो तुम लोगों को पता ही होगा, CSS में DMG का तो पता ही होगा, पुलिस का भी पता होगा। ठीक है, प्रोटोकॉल होता है, कस्टम्स का भी पता होगा, गाड़ियाँ होती हैं, फायर्स में पैसे होते हैं, सवाल भी होते हैं। आई थिंक 2 साल देखना पड़ेगा। फेडरल ऑफिसर कमीशन को फ़ोन करो, उनसे मालूम करो। हाँ, ईमेल भी करना, फ़ोन भी करना। मेरी GPA बहुत कम थी, मैंने भी ईयर कर दी थी, बहुत ही निकम्मा स्टूडेंट था, मैं नेक्स्ट लेवल निकम्मा स्टूडेंट था। वो नहीं होता बैक बेंचर्स के लिए, बैक बेंचर्स होते हैं, मतलब वो वहाँ पर था, मैं क्लास में नहीं होता था, मैं कैंटीन पे होता था। और मैं प्राइवेट जॉब पे था, 3 साल मैंने प्राइवेट जॉब की है, ज़बरदस्त टिका के इंग्लिश माहौल में। और कोई सवाल नहीं, कोई सवाल नहीं। और इंशाल्लाह मेरा नाम मैटर करता है। व्हाट्स देयर इन द नेम? साद अली सिद्दीकी मेरा नाम है, साद अली सिद्दीकी। मैं आई एम फ्रॉम 45th कॉमन। 2016 में मैंने CSS किया था। और ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ नहीं, वो 6 महीने की होती है। नहीं, हमारी दौर में 6 महीने की थी, अब शायद और कम कर दिया। उसके अंदर ये होता है कि आपको जनरल पढ़ाते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग और जनरल बेसिक इकनॉमिक्स एंड थिंग्स लाइक दैट। ठीक है ना, कोई इतना मतलब हाई फाई उसमें नहीं है। बेसिकली वो ग्रूमिंग सॉर्ट ऑफ होता है, उसमें आपको बताते हैं यार आपने खाना कैसे खाना है, चम्मच कैसे पकड़ना है। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो स्पेशलाइज ट्रेनिंग के अंदर होता है। मतलब यहाँ पर जो है ना आपको कॉमन पढ़ाता है, घुमाते फिराते हैं, मिलिट्री अटैचमेंट कराते हैं, कैप्टन का रैंक मिलता है, फुल अयाशी करते हो, सारी गन्स चलाते हो, टैंक भी चला लोगे।